वैद आईसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग नए सेगमेंट नए सब्जेक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कमेंट के अनुसार कि नया सेगमेंट नया सब्जेक्ट शुरू किया जाए तो उसको शुरू कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं जो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या जो पीटी में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सब पर मैं कोशिश करूंगा कि ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को वन बाई वन कवर किया जाए। तो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इसको वन बाई वन जैसे हम आईपीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे थे, जिसमें एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को जो डिस्कस किया जा रहा था, उसी प्रोसीजर में उसी तरीके से क्या करेंगे हम इस सीरीज में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकाले, सर जेम्स स्टीफन हेक्सले एंड सर हेनरी समरमैन। इनमें से किसके द्वारा जो है आप देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो आपका राइट आंसर पहले हम देख लेते हैं, वो है सर जेम्स स्टीफन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हम बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं जो रिलेवेंट ऑप्शंस हैं। लॉर्ड मैकाले के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लॉर्ड मैकाले ने इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि कब तैयार हुआ, और फर्स्ट लॉ कमीशन के अध्यक्ष भी थे जो 1834 में हुआ था। तो इसको हम पढ़ चुके हैं। जेम्स स्टीफन जो हैं इनको माना जाता है या यही जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के ड्राफ्ट को तैयार करते हैं। इसके पहले एक चीज ये है, सन हेनरी मैन जो ऑप्शन डी है आपका, इन्होंने भी स्टीफन साहब से पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का मसौदा तैयार किया था या ड्राफ्ट तैयार किया था, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप सही नहीं था, सुइटेबल नहीं हो रहा था, इसलिए क्या किया गया, उसको अपनाया नहीं गया, लागू नहीं किया गया। जबकि जब जो स्टीफन साहब हैं, स्टीफन महोदय ने इसको प्रिपेयर किया जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था, और इसको हमारे द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अब अपना लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट आर क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सुसंगतता और स्वीकार्यता एडमिसिबिलिटी किस प्रकार से है। क्या सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्या को एक्सटेंसिव है, एक दूसरे के सह विस्तरणीय हैं, या निदर सिनोनिम्स और को एक्सटेंसिव। ये कौन सा सही है, या दोनों। तो आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। कैसे इसको समझेंगे, तो इसको समझिए कि ये कैसे एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है और सहविस्तारणी भी नहीं है, क्योंकि एडिशनलिटी और रेलिवेंसी, जैसे रेलिवेंसी को क्या बताया गया, प्रोविजंस जो सेक्शन 5 टू सेक्शन 55 है वो रेलिवेंसी के प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करता है। तो जो भी तथ्य, जो भी एक्ट इन सेक्शंस के बीच में आ जाएंगे, किसी भी सेक्शन में आते हैं तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे, रेलिवेंट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि जो फैक्ट रेलिवेंट हो वो एडमिसिबल भी हो, और जो एडमिसिबल हो वो रेलिवेंट ही हो। तो ऐसा उदाहरण के तरीके समझ लेते हैं, जैसे सेक्शन 121 टू सेक्शन 131 जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है वो क्या है, रेलिवेंट तो है लेकिन एडमिसिबल नहीं है। कैसा है, रेलिवेंट है लेकिन एडमिसिबल नहीं है, ऐसे बट एडमिसिबल है। तो इससे क्या समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के ना तो पर्यायवाची हैं ना ही कोएक्सटेंसिव हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, नेदर सिनोनिम्स नॉर कोएक्सटेंसिव। ये आपका जो आंसर होगा, आंसर सी, ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस एज अ जनरल रूल क्या है। ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट इज रेलिवेंट बट नॉट ऑन द मैटर ऑफ लॉ। यहाँ क्या कहा गया है कि जो तथ्य के मामले में राय है वो सुसंगत होगी लेकिन विधि के मामले में नहीं होगी। बी ऑप्शन जो आपका है वो क्या है, ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ लॉ इज रेलिवेंट बट नॉट अ मैटर ऑफ on a matter of fact. Third one is opinion on the matter of fact and law both are relevant. Opinion whether on a matter of fact or law is irrelevant. देखिए इसको ध्यान से पढ़ें तो आपके ओपिनियन से रिलेटेड या एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड जो प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 45 टू 51 के बीच में, ये एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात किया गया है। लेकिन इसको समझें कैसे, एक्सपर्ट ओपिनियन जो है, एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो फैक्ट्स के आधार पर है, जैसे फॉरेन लॉ के ऊपर है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के ऊपर है। तो फॉरेन लॉ को कैसे समझे, फॉरेन लॉ जो हैं वो फॉरेन में तो एज ए लॉ हैं, लेकिन जब इंडियन परिप्रेक्ष्य में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा किसी फॉरेन लॉ पर, मान लिया आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो वो क्या होगा,
उस फॉरेन लॉ को एक फैक्ट की तरीके से माना जाएगा। मतलब जो 45 से लेकर के 51 तक जो प्रोविजंस दिए गए हैं एक्सपर्ट ओपिनियन की, वो फैक्ट के ऊपर ओपिनियन की बात करते हैं, लॉ के ऊपर नहीं। मतलब ओपिनियन ऑफ, पहला ऑप्शन क्या है, ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट इज रेलिवेंट, ये क्या है, सही, बट नॉट ऑन द मैटर ऑफ लॉ। लॉ के ऊपर जो ओपिनियन होगी वो नहीं मानी जाएगी। तो आपका ए जो है वो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैंने आपको जो एग्जांपल से बताया। इसके आगे हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रेटर्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट एंड ऑल द अबव। जब आप सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर इन सब के बारे में बताया गया है कहां कहां पर क्या होगा, ये लागू होगा या नहीं लागू होगा। जिसमें आपके एक्सटेंट की बात की गई है सेक्शन 1 में, ठीक है। वहां पर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर भी आता है। तो आपको हम बता ही चुके हैं जितनी भी जगह पर एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर के सिवाय या लागू होगा वहां पर क्या होगा, 31 अक्टूबर 2019 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके बाद वो जब से वो इन्फोर्स हुआ है उसके बाद से क्या हुआ, कोई भी जो एक्ट हैं वो सभी के सभी कहाँ है, पूरे भारत पर लागू होंगे, जम्मू कश्मीर सहित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल नहीं होगा। दूसरा प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेशन, मध्यस्थतम के बीच में मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई वो भी नहीं होगी, लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट जो है वो होंगी। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये सेक्शन 1 आप अगर अपने वेयर एक्ट में खोल कर देखेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसके हिसाब से आपका जो सी अंश जो आपका है अदालतों के में न्यायिक कार्रवाई या जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट जो है ये आपका सही आंसर है। हम इसके बाद आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको रीड करिए। लॉ ऑफ एविडेंस इज क्या है, लॉ ऑफ एविडेंस इज, इसका नेचर कैसा, प्रकृति कैसी है लॉ की। लेक्स, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया, ये टी होगा। टेलिनियस, लेक्स फोरी है, लेक्स लोसी सॉल्यूशंस या लेक्स सिटस। तो साक्ष्य का नियम किस प्रकार, ये जो है लॉ ऑफ एविडेंस जो है साक्ष्य विधि है वो किस प्रकार की विधि है, तो सबको पता है लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी, इसको हम और अच्छे से और डिटेल में समझ लेते हैं। तो समझने के लिए हम लोग चलते हैं, देखिए लेक्स फोरी। लेक्स फोरी क्या होता है, लेक्स का मतलब होता है लॉ डिनोट्स स्टैंड्स फॉर लॉ, लेक्स डिनोट्स लॉ एंड फोरी डिनोट्स फॉर फोरम, मतलब लॉ फोरम, फोरम की विधि। मींस इसका मतलब क्या होता है, इसको और अच्छे समझ ले तो द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द प्रोसीडिंग इज बीइंग टेकन, मतलब ऐसा लॉ जहां पर कोई प्रोसीडिंग की गई है वो कैसा होगा, लेक्स फोरी होगा। और लेक्स लोसी को यही अगर समझें तो लेक्स डिनोट्स फॉर, स्टैंड्स फॉर लॉ एंड लोसी स्टैंड्स फॉर लोकल। तो इसका क्या हो जाएगा, लोकल लॉ या लॉ ऑफ लोकेलिटी मींस द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन इज परफॉर्म, जहां पर ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया गया हो और जहां पर प्रोसीडिंग क्या हुआ, बीइंग टेकन, जहां पर प्रोसीडिंग की गई हो वो क्या हो जाएगा, लेक्स फोरी। ठीक है, और इसको और इसके जो ऑप्शन है उनको अगर हम देखें तो अगला ऑप्शन क्या उसमें दिया हुआ है, लेक्स टेलियोनियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब ये ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशोधात्मक जस्टिस, न्याय। मतलब अगर किसी प्रकार से कोई आपराधिक कृत्य करता है, कोई अपराध करता है तो उसके साथ वही अपराध किया जाना चाहिए, उससे प्रतिशोध लेना चाहिए। जैसे इसके लिए एक उदाहरण, आई अन आई फॉर एन आई, मतलब आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इस प्रकार का जो न्याय व्यवस्था है या जो चीज है वो क्या कह जाती है, उसको हम लेक्स टेलिनियस निस बोलते हैं। लेक्स लोसी सॉल्यूशंस मींस क्या होता है, द लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां उसको परफॉर्मेंस किया गया हो तो इसको लेक्स लोसी सॉल्यूशन कहेंगे। आपको प्रतिशोधात्मक बता दिया, प्रतिशोधात्मक जस्टिस जो बात करता है वो इस आपके ऑप्शन की बात करता है। और आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, लेक्स सेटिस है। लेक्स सेटिस का मतलब होता है द लॉ ऑफ पोजीशन, लॉ ऑफ पोजीशन की बात करता है, मतलब द लॉ ऑफ प्लेस इन विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ की बात करता है वो लॉ क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ सिटिस कहलाएगा। और इसको वन वर्ड में अगर समझें, एक स्टेटमेंट में समझें तो लॉ ऑफ पोजीशन। यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको जानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे यही पूछा जाता है जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कैसा है, लेक्स लोसी है, लेक्स फोरी है, क्या है, तो हम क्या होगा, लेक्स फोरी होगा। ठीक, लेक्स फोरी इज द राइट आंसर। हमने इसको भी समझ लिया, हमने लेक्स सिटिस को भी समझ लिया, लेक्स लोसी सॉल्यूशन को भी समझ लिया, और इसी के साथ हमने लेक्स लोसी एक वर्ड यूज होता है उसको भी हमने यहाँ पर जान लिया। ठीक, हम अब इसके साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है लॉ ऑफ एविडेंस इज, जो साक्ष्य विधि है वो किस प्रकार की है, तो एक सब्सटेंटिव लॉ है, एक एडजेक्टिव लॉ है, ए एंड बी दोनों हैं, या नॉर नेदर ए नॉर बी। देखिए
इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश है कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट में हो या इंडियन पिनल कोड में हो, तो इनमें क्या है, क्वेश्चन स्टेट वाइज क्वेश्चन का जो आंसर है वो वेरी कर जाता है। क्या करता है, वेरी कर जाता है। कहीं पर यूपी में उसी में दूसरा आंसर माना गया है, और जो बिहार है या अन्य स्टेट हैं उनमें उसी क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग माना गया है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए जो लॉ ऑफ एविडेंस है किस प्रकार का, तो सब्सटेंटिव लॉ नहीं होगा, ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ तो नहीं ही है, एडजेक्टिव लॉ। तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वहां पर यही वर्ड सीधे दिया होता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कैसा एक्ट है, ये एडजेक्टिव लॉ है, एक विशेषण विधि है। ठीक, ये क्यों है इसको भी हम अब देखेंगे, इसको अभी हम ध्यान से देखेंगे। अगर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए एविडेंस एक्ट जो है, अगर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा, प्रोसीजरल लॉ होगा। कैसा है, प्रोसीजरल लॉ है। और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपका एडजेक्टिव लॉ होगा। इसको हम समझ लेते हैं। देखिए एडजेक्टिव लॉ को कैसे बता सकते हैं, इसका मीनिंग अगर हम समझें तो इसको एडजेक्टिव लॉ को बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ, या प्रोसीजरल लॉ एज वेल एज सब्सटेंटिव लॉ। ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसको सब्सटेंटिव लॉ के सारभूत विधि के साथ साथ प्रक्रिया विधि भी कहा जाता है। ये एडजेक्टिव लॉ का मतलब होता है। जबकि यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, प्रक्रिया विधि या प्रोसीजरल लॉ लगाएंगे। ये जो प्रोसीजरल लॉ है, और इसमें सब्सटेंटिव का जो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्शन 115 टू 117 के जो प्रोविजन है, ये तीन जो प्रोविजन है ये कैसे प्रोविजन हैं, सब्सटेंटिव प्रोविजन हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल एज वेल एज सब्सटेंटिव लॉ। लेकिन यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसीजरल लॉ ही कहा जाता है। और जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से भी समझ लीजिए जो सब्सटेंटिव लॉ का ये जो प्रोविजन है 115 से लेकर के 116 तक, ये जो है इक्विटी के प्रिंसिपल पर आधारित हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, किस प्रिंसिपल आधारित हैं, तो ये जो प्रोविजंस हैं वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर आधारित हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है वो कैसा है, एडजेक्टिव लॉ है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ये कैसा हो जाएगा, ये प्रोसीजरल लॉ हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, प्रोसीजरल लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फैक्ट कैन बी, कैसा, जो फैक्ट्स हैं तथ्य वो कैसे हो सकते हैं, फैक्ट कैन बी फिजिकल फैक्ट्स, फैक्ट्स कैन बी साइकोलॉजिकल फैक्ट, या फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट, ओनली फिजिकल फैक्ट्स नॉट साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो देखिए इसको उदाहरण से समझें कि किसी व्यक्ति की कोई ख्याति है, उसे क्या कहा जाएगा, एक फैक्ट कहा जाएगा, तथ्य कहा जाएगा। किसी व्यक्ति का कोई नाम है, वो कहीं वो कोई वस्तु है या कुछ भी चीजें हैं, ये क्या है, एक फैक्ट है। लेकिन जैसे हम जो वर्ड पढ़ते हैं सद्भाव, गुड फेथ, मेंसरिया, ठीक, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये मनोभाव हैं। तो किस प्रकार से कोई, जैसे क्या है, कोई व्यक्ति किसी के लिए ऐसी राय रखता है, किसी प्रकार से सद्भाव पूर्वक या विद्वेष पूर्वक कोई कार्य करता है, तो उसकी वो मानसिक स्थिति जिसके कार्य से, जिसके एक्ट से वो समझ में आ रहा है, तो वो कैसा होगा, मेंटल फैक्ट होगा। ठीक है, कैसा होगा, मेंटल फैक्ट कहा जाएगा। और फिजिकल फैक्ट क्या होगा, किसी की ख्याति होना, या ये एक मार्कर है। ठीक है, ये क्या है, एक फैक्ट है। ओके, तो फैक्ट कैसे भी हो सकते हैं, फिजिकल फैक्ट, फिजिकल फैक्ट में चाहे मार्कर, गन, कीज, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो क्या होंगे। और वो कैसे, और मेंटल फैक्ट जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनका हम भान कर सकते हैं, ठीक है, जिनको फील कर सकते हैं, वो फैक्ट कैसे होंगे, मेंटल फैक्ट कहलाएंगे। तो फिजिकल और फैक्ट के संबंध में जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल फैक्ट, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट या मेंटल फैक्ट। ठीक है, तो आपका फैक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये फैक्ट बताया कहाँ गया है, तो आप देखेंगे सेक्शन जो 3 है, सेक्शन 3 में 10 प्रकार के 10 प्रकार से चीजों को बताया गया है, जिसमें फैक्ट है, रेलिवेंट फैक्ट हैं। ठीक है, इन सब चीजों को इंडिया कोर्ट, इन सब चीजों का क्या किया गया, वहां पर डिफिनेशन किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है, क्योंकि ये सेक्शन 3 जो है इंटरप्रिटेशन क्लास है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एंड 8 नंबर क्वेश्चन जो है, अंडर द एविडेंस एक्ट फैक्ट मींस क्या होता है, फैक्ट का मतलब क्या होता है। तो फैक्टम प्रोवेंडम, फैक्टम प्रोबोनस, बोथ फैक्टम प्रोवेंडम एंड फैक्टम प्रोबोनस, नन ऑफ द फैक्ट। इस क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले हम फैक्टम प्रोवेंडम और फैक्टम प्रोबोनस को समझ लें कि फैक्टम प्रोबोनस को क्या कहा जाता है दूसरे नाम से, फैक्टम प्रोवेंडम को किस नाम से जाना जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो हम इस चीज को देख लेते हैं। देखिए पीछे स्क्रीन पे अगर देखें तो फैक्टम प्रोवेंडम, इसको क्या होता है, फैक्टम प्रोवेंडम इज आल्सो नोन एज फैक्टा प्रोवेंडा, इसको फैक्टा प्रोवेंडा भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू मतलब फैक्टम प्रोवेंडम मींस फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य। जो विवादक तथ्य हैं उन्हें क्या कहते हैं, फैक्टम प्रोवेंडम कहते हैं या फैक्टा प्रोवेंडा कहते हैं।
फैक्ट एंड इशू कौन से शब्द होते हैं, कौन से वो तथ्य होते हैं, तथ्य विवादक तथ्य, वो तथ्य जो कोर्ट में या न्यायालय के समक्ष डिस्प्यूटेड होते हैं, जिनके आधार पर या जो उस केस के जजमेंट का आधार बनाते हैं या उन्हीं को डिसाइड करके कोई भी जजमेंट किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। फैक्टम प्रोबोनस क्या होते हैं, तो फैक्टम प्रोबोनस जो है उनको क्या बोलते हैं, फैक्टा प्रोवेंसिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये रेलिवेंट फैक्ट होते हैं, मतलब वो फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को डिसाइड करते हैं, फैक्ट इन इशू को डिसाइड करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उनको फैक्टम प्रोबोनस या फैक्टा प्रोवेंसिया कहा जाता है। आई होप आप लोग अच्छे से इन चीजों को दोनों को समझ गए होंगे, बाकी हम मेंस की आगे क्लास में इनको और डिटेल में समझ लेंगे। हम नेक्स्ट तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ फैक्टम प्रोवेंडा एंड फैक्टम प्रोबोनस, क्योंकि आप देखेंगे कि जब तक क्या होता है, फैक्ट जो होंगे जब तक किसी भी बात को लेकर विवाद नहीं होगा, जैसे कि ये मार्कर या पेन जो है, मैंने कहा ये पेन मेरा है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये पेन मेरा है, या आपसे क्वेश्चन किया गया कि यह पेन किसका है, क्या यह पेन आपका है, तो आपने डिनाई कर लिया, दूसरे ने असर्टेड कर लिया उसको, तो क्या हो गया, ये विवाद की विषय वस्तु हो गई, जिसमें अब ये पेन ए का है या बी का है, मेरा है या आपका, इस बीच में विवाद हो गया, तो ये क्या हो गया, विवादक तथ्य हो गया कि ये पेन जो है वो किसका है, ये एक विवादक तथ्य हो गया। अब इसको जिन तथ्य अन्य तथ्यों के माध्यम से प्रूफ किया जाएगा कि ये किस व्यक्ति का है, उसे क्या कह जाएंगे, उसे फैक्टम प्रोबोनस कहा जाएगा। ठीक है, मतलब किसी सी व्यक्ति ने देखा कि मैं ये पेन जो है उसके साथ जाकर के खरीदा था और मैं इससे अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करता हूँ, लिखता हूँ, मेरे पास रहता है, तो सी आकर के कहता है कि ये पेन जो है ए ने खरीदा था और ये मेरे साथ शॉप पे गया था जहाँ का बिल ये है। तो जो सी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है, उसने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि ये पेन मेरा है, तो ये जो पेन है, जो स्टेटमेंट है सी की, ये क्या कहलाएगी, फैक्टम प्रोबोनस कहलाई जाएगी या फैक्टा प्रोवेंसिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फैक्ट इन इशू मीन्स, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या बात करता है, फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू मीन्स मतलब विवादक तथ्य का क्या अर्थ है, फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज एडमिटेड बाई पार्टीज, कैसा है, ऐसे तथ्य जो अस्तित्व या गैर अस्तित्व के साबित करते हैं और जो पार्टियों के द्वारा एडमिट कर दिए जाते हैं, स्वीकार कर दिए जाते हैं। तो क्या होता है, अगर किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया गया पार्टी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो फैक्ट इन इशू नहीं रहेगा, विवाद, क्योंकि वो विवाद का तथ्य नहीं बचा, तो वो फैक्ट इन इशू नहीं होगा। इसलिए क्या होना चाहिए, डिनायल होना चाहिए, एक व्यक्ति के द्वारा असर्टेड होना चाहिए और दूसरे के व्यक्ति के द्वारा डिनायल उसी तथ्य का, उसी स्टेटमेंट का किया जाना चाहिए, तो क्या होगा, फैक्ट इन इशू होगा। तो क्या है, फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, क्या है, डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, कैसा होना चाहिए, ये डिस्प्यूटेड। तो आपका जो बी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब तथ्य जिसका अस्तित्व या गैर अस्तित्व पार्टियों द्वारा विवादित है, पार्टियों में विवादित, जैसे मैंने आपको पेन का एक उदाहरण दिया था, वो क्या था, विवाद की विषय वस्तु था या विवादित तथ्य था, उसी को क्या कहा जाएगा, विवादक तथ्य कहा जाएगा या फैक्ट इन इशू कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का जो है वो सेगमेंट क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन, बात करता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन, मतलब जो सबूत है, सबूत के मानक को बताया गया है कि किसमें अधिक होता है, किसमें कम होता है। तो सिविल एंड क्रिमिनल केस इज द सेम, क्या सिविल केसेस और क्रिमिनल केस में सेम होता है, एक समान होता है, क्रिमिनल केसेज इज मच मोर हायर देन सिविल केसेस, मतलब क्रिमिनल केसेस में अधिक होता है और सिविल में कम होता है, क्रिमिनल केसेज इज लोअर देन सिविल केस, इधर ए और सी। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लेते हैं, तो काइंड्स ऑफ प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके कितने, उस चीज को देख लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। तो जो काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, देखिए काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो हैं वो देयर आर 4 टाइप्स, कितने हैं, 4 टाइप्स के हैं, 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप्स। ओके, कौन कौन सा, बियॉन्ड शैडो डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एंड थर्ड वन इज प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड मेयर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये 4 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, जो प्रकार हैं ये आपके, लेकिन इसमें क्या होता है, जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है ये और प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इनकी बात करता है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंडिया में लागू होने वाला जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, जो इनका प्रकार है, वो कौन सा, आपका दूसरा वाला है। अब इसको समझें क्रिमिनल और सिविल में कैसे होगा, क्रिमिनल में ज्यादा होता है और सिविल में
कम होता है। कैसे, क्यों? देखिए सिविल में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि रिलीफ प्रोवाइड करते हैं किसी भी पार्टीज को, जिस पार्टी का लॉस हुआ है उसको हम रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। जबकि क्रिमिनल जो केसेज होते हैं उसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए इन कंपेरिजन ऑफ सिविल केसेस। क्यों? क्योंकि वहां पर हम किसी को, जैसे आप सेक्शन 20 सॉरी आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या लिखा है, उसमें राइट टू लाइफ की बात करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या है, किसी व्यक्ति की इतनी आसानी से क्या किया जा सकता है, जान नहीं ली जा सकती, या उसकी जो लिबर्टी है उसको बाधित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है। तो जो क्रिमिनल केसेज होते हैं, क्रिमिनल केसेज में हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को, जो अपराधी है उसको क्या करते हैं, या तो हम उसको कारावास इम्प्रिजनमेंट देते हैं। इम्प्रिजनमेंट कैसा, चाहे रिग्रेस हो सकता है या सिंपल हो सकता है, और कई केसेज में ऐसा होता है कि हम डेथ सेंटेंस भी देते हैं। तो डेथ सेंटेंस देना या किसी की लाइफ को छीनना, तो ये एक मतलब आसान चीज नहीं है, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इसीलिए उस डिसीजन को, इतने बड़े डिसीजन, इतने गंभीर डिसीजन को लेने के लिए क्या होना चाहिए, इस जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हायर होना चाहिए, अधिक ज्यादा मजबूत और अच्छा हो, जिससे ये चीज प्रूफ हो सके कि क्या है, कि क्रिमिनल जो इसकी लाइबिलिटी जिस व्यक्ति की बनाई गई है वो कैसी बनाई गई, सही बनाई गई, और इसी संबंध में ऐसे ऐसे प्रूफ हैं। और जबकि सिविल में क्या होता है, रिलीफ दी जाती है डैमेजेस के अगेंस्ट उनको। तो इसलिए उस वहां पर जब रिलीफ दी जाती है, इसलिए वहां पर अगर सिविल केसेज में सबूत का जो स्टैंडर्ड है, मानक है, वो अगर कम भी रहेगा तब भी चलेगा। तो इसीलिए आपका जो भी ऑप्शन बी है, क्रिमिनल केसेज इज मच मोर हायर देन सिविल केसेज, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसके भी हमने पिछली क्लासेज के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को, सभी ऑप्शंस को। आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो चीज़ें हैं, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।